जो फॉर्मर प्रिंसिपल इंचार्ज प्रिंसिपल रह चुके हैं डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज वडाला मुंबई के। उन्होंने LLB LLM किया और उसके बाद UGC द्वारा आयोजित नेट परीक्षा पास कर MBA उन्होंने HR में किया और 2006 में उन्होंने सिद्धार्थ लॉ कॉलेज मुंबई में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। 2014 से लेकर जुलाई 2021 तक वो डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज वडाला मुंबई के इंचार्ज प्रिंसिपल रह चुके हैं। उसके बाद से अभी वो स्टैंडिंग काउंसिल हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। उनका काफ़ी सामाजिक सुधार कार्यक्रम है, वो अपने छात्र दिवस से ही उसमें शामिल रहे हैं। कई लेक्चर्स उन्होंने दिए हैं हमारे संविधान पर, ह्यूमन राइट्स पर, मानव अधिकार पर, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी। उन्होंने कई ऐसे डिस्कशन डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट किया है जो दूरदर्शन, रेडियो और अन्य टीवी चैनल्स पर प्रसारित किए जा चुके हैं। कई रिसर्च पेपर्स उन्होंने प्रस्तुत किए हैं जो कि इंटरनेशनल सेमिनार्स में भी उन्होंने जमा किए हैं, उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। 2014 से विशेषकर वो इस कैंपेन से जुड़े हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन अवेकनिंग कैंपेन, संविधान के विषय में जागरूकता एक अभियान जो उन्होंने आरंभ किया 2014 से मुंबई शहर और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में भी ये इस कार्यक्रम को उन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ अब तक संचालित किया है। वर्तमान में वो मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के तहत वो PhD वो परस्यू कर रहे हैं और इस समय मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ एक बार फिर और उनको आमंत्रित करना चाहूँगी कि आज इस अवसर पर वो अपने विचारों को और जो विशेषकर आज के इस अवसर जो एनिवर्सरी जयंती समारोह है उस पर हम सभी का हमको उस विचार के साथ अवगत कराएं जो इस बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी हुई है। श्री प्रोफेसर जयमल धनराज जी। समूचे विश्व में जिस महापुरुष ने सबसे पहले मानव जाति को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इन चार सर्वोत्तम मानवीय मूल्यों से अवगत कराया, जो महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के ऊपर आधारित दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य निर्माण करने वाले प्रियदर्शी सम्राट अशोक, जिनका राज मुद्रा, जिनकी भारत की सरकार की आज की तारीख में राज मुद्रा है हमारे, वे सम्राट अशोक। मैं खास तौर पे इस बात को आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ कि समता का राज, बंधुता का, न्याय का, स्वतंत्रता का एहसास कराकर दिलाने वाला राज सम्राट अशोका के बाद 2000 सालों के पश्चात महाराष्ट्र की इस भूमि में जिस महापुरुष ने स्थापित करके बताया, वे स्वराज्य के निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज, शिक्षा के जनक संबोधित करना मैं समझता हूँ बहुत कम पड़ जाए। इसलिए भारत के अंदर जितनी भी कुछ सामाजिक परिवर्तन की, सामाजिक सुधार की बात चली है, उन सारी सामाजिक सुधारनाएं एवं सामाजिक क्रांति की बात की बुनियाद रखने वाले, आंदोलन की बुनियाद रखने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी, उनकी उसी बात को अपने कोल्हापुर के संस्थान में आगे बढ़ाने वाले छत्रपति शाहू जी महाराज, और जिस महामानव की जयंती को मनाने के लिए आज हम ONGC में इकट्ठे हुए हैं, तो ये सिर्फ हम इकट्ठे हुए ऐसी बात नहीं। अप्रैल महीना जब से शुरू हो गया है तब से शुरू हो चुका है सिलसिला, जो मेरे ख्याल से हमारा जितना अनुभव है आप सभी का हमारा, तो जब तक बरसात शुरू नहीं होती है
तब तक ये चलता रहेगा बारिश के शुरू होने तक। और ओएनजीसी में नावा में या रायगढ़ जिला में, महाराष्ट्र में या इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में मानवता का प्रतीक जिनको जानकर समता, स्वतंत्रता, बंधुता का संदेश देने वाला मसीहा समझकर जिनको याद किया जा रहा है, वे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। एवं इस श्रृंखला के मानवता के लिए जिन जिन महापुरुषों ने प्रयास किया, उन सभी महामानवों को याद करते हुए इस ओएनजीसी के प्रोग्राम में मंच के ऊपर आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता करते हुए हमारे साथ में जो सम्मिलित हुए हैं, इस नावा सप्लाई बेस के प्रमुख एन.के. कनौजी साहब, प्रोग्राम में मेरे पहले जिन्होंने अपनी बात रखी, हमारे बड़े भाई, मेरे मित्र, और इस ऑल इंडिया SC/ST एवं ऑल इंडिया SC एवं ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष जोगेश सोमकुंवर जी, इस इंस्टीट्यूशन को, जैसा मैंने सुना अभी पहले वक्ताओं की बात से, कि इस इंस्टीट्यूशन को अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने में जिनकी बहुत सहायता होती है, वे हमारे विशेष अतिथि सम्मान्य हरिश्चंद्र जी मात्रे साहब, इस नावा विलेज के सरपंच। मैंने देखा है कि एक बड़ी अच्छी बात कही आपने सोमकुंवर जी की, ये इतना हाई सिक्योरिटी वाला एरिया है, हाईली सिक्योर्ड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पर जिनके भरोसे पे ये दावा ठोक सकते हो आप, ये हमारे CISF के असिस्टेंट कमांडर और तमाम उनके साथी, आप ओएनजीसी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कुछ भूतपूर्व पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, भाइयों बहनों एवं साथियों, मैं इस प्रोग्राम को कुछ अपनी बात को रखने से पहले और एक बार जिनके माध्यम से इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया, इस प्रोग्राम के जो प्रमुख आयोजक है ऐसा मुझे कहा गया है, पत्रिका में भी उनका नाम है RSVP करके, तो श्रीमती नीता टिग्गा जी एवं सतीश गडलिंग जी और उनके सभी साथियों, मैं कुछ कहने से पहले आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सभी लोगों को इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए और यथाशक्ति अपना योगदान देने के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये केवल ऐसी बात नहीं है कि आपको डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश आया है कि जयंती मनाइए और आप जयंती मना रहे हो, क्योंकि ये मेरे लिए पहला मौका नहीं है कि मैं ओएनजीसी में किसी प्रोग्राम के लिए आया हूं। मेरे ख्याल से ये दूसरा मौका है। कुछ लोग मुझे जानने वाले, मैं भी उनको पहचान रहा हूं, तो मैं जानता हूं ओएनजीसी के आप लोगों के कमिटेड, डिटरमिन्ड होने का मुझे पक्का अनुभव है। और दूसरी बात यह है कि आप एक देश की सबसे बड़ी जो शक्ति स्थान माने जाते हैं उसमें से ओएनजीसी एक है। उस बड़े शक्ति स्थान के आप एक घटक हो। अगर मैं अपने देश से प्यार करता हूं तो मेरे देश की जो जो शक्ति बढ़ाने में कोशिश करता है, उस हर इंस्टीट्यूशन से, हर इंसान से मुझे प्यार होना, ये मेरे भारतीय होने का बहुत बड़ा सबूत होता है। इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आप इसका हिस्सा हो। इसी भावना के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ चंद बातें आप लोगों के बीच में रखूंगा बाबा साहब को याद करते हुए। एक व्यक्ति जो 1891 में जन्म लेता है, 1891, लगभग 20, 21, 22 तक, 1922, 21 तक जिनकी पढ़ाई चलती है, 22 के बाद में जो सामाजिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और 1956 में जब तक उनका निर्वाण हो जाए, तो 22 से लेकर 56 कितने साल होते हैं भाई? 34 साल मोटा मोटी। 34 साल के अंदर अपने सामाजिक जीवन में
कुछ ऐसा करिश्मा कर जाते हैं कि आज उनके जाने के 65-70 साल के बाद वो जहां पे रहे, पले बढ़े, जिस कम्युनिटी में पैदा हुए, वो लोग नहीं, दुनिया भर के तमाम शोषित, पीड़ित, ऑप्रेस, सप्रेस, सब्जुगेटेड, डिप्रेस, जो भी एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हुआ है, वो हर व्यक्ति उस इंसान को याद कर रहा है। हर व्यक्ति उस इंसान को याद कर रहा है कि देयर वाज somebody who had fought a battle of humanity, who had fought a battle for humanity to such an extent, इस तरह का लड़ाई लड़ा इस इंसान ने कि हजारों सालों से जिनको जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, किसी भी आधार पर क्यों ना हो, अपने देश के दबाए गए, हजारों सालों से दबाए गए लोगों को एक आदमी अपनी 35 साल की लड़ाई में आजाद करके जाता है, तो इतनी बड़ी महान शख्सियत को सारी दुनिया आज याद कर रही है। और इसलिए ये हमारे लिए भी फख्र की बात है कि हम उस शख्स को याद कर रहे हैं, उस शख्सियत को याद कर रहे हैं जो हमारे देश का था, जो हमारे देश में पैदा हुए, जिन्होंने हमारे देश को एक देश बनाने में बहुत बड़ा भारी योगदान दिया। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस देश को जो आज चेहरा हमारा दिखता है, भारत का नक्शा, वो अगर किसी की देन है तो डॉक्टर अंबेडकर की देन है, भारत के संविधान की देन है। और मैं ये भावनाओं में या जज्बाती आधार पर नहीं कह रहा हूं। साथियों, हम सबको पता है, हम लोग इस साल में आजादी का 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, बराबर है ना। भारत को आजाद होकर 75 साल पूरे हो गए या होने जा रहे हैं। 75 साल का आजादी का जश्न हम मना रहे हैं। ये जश्न मनाने का हमारा फर्ज भी बनता है। जिन लोगों ने, जिन क्रांतिकारियों ने, हुतात्माओं ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर, अपनी पारिवारिक सुखों को दांव पर लगाकर, अपने व्यक्तिगत सुखों को दांव पर लगाकर अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया इस देश को आजाद करने के लिए, तो उनके प्रति हमारा कृतकृत्य होना, यह हमारा फर्ज है। हम कोई एहसान किसी के ऊपर नहीं कर रहे हैं। उन्हें हम 75वें साल में फक्र के साथ याद करते हैं कि इन स्वतंत्र सेनानियों की वजह से हमारे देश को आजादी मिली। पर उसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा अपनी तरफ से, और वो बात यह है कि ये आजादी का जश्न मनाने का 75 साल के बाद जो अवसर हमें मिला है, उसका कारण भारत का संविधान है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सभी लोगों को भारत देश का इतिहास पता है, हमको सबको पता है। आप सबने जो पढ़ा है वो मैंने भी पढ़ा है। मैं स्टेट पैटर्न में पढ़ा हूं, कोई सीबीएसई में पढ़ा होगा, कोई कौन से पैटर्न में पढ़ा होगा। आप दुनिया भर के जो सिलेबस है, जो सारी चीजें हम लोग जानते हैं। हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ही अलग अलग टाइप के सिलेबस है, पर हमारे समय में कुछ सिलेक्टेड सिलेबस हुआ करते थे, बराबर है ना। अब आप चाहे उत्तर प्रदेश से पढ़कर आए हो, चाहे पंजाब से पढ़कर आए हो, या भारत के किसी कोने से पढ़कर आए हो, या महाराष्ट्र में पढ़े हो, फर्क नहीं। इतिहास हमने आजादी का वही पढ़ा है जो आपने और मैंने पढ़ा है। भारत देश का इतिहास जो मैंने आपने पढ़ा है वो सेम है। ये इतिहास से मैंने ये देखा कि जब जब इतिहास में मैंने झांकने की कोशिश की, मैं हमारे देश के क्रांतिकारी शहीदों को अभिवादन करने का 75वीं आजादी की सालगिरह में मौका संविधान से मिला है। वो कैसे मिला है मैं आपको बता रहा हूं कि भारत देश का जो इतिहास अब तक का रहा है, कभी न कभी इतिहास में कोई ना कोई बाहर से आक्रमण करने वाला आया, उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने के बाद उन्होंने भारत को
गुलाम बनाया। इतिहास ये भी कहता है कि पहले आर्य आए, आर्यों के बाद फिर बहुत सारे और भी इन्वेडर्स आ गए, आक्रमणकारी आ गए, जिसमें फिर मुगल आए। तो और कौन कौन आए थे आपको सबको मालूम है, शक आए, हुन आए, रिसेंट हिस्ट्री आप देखोगे तो पोर्तुगीज आए, डच आए, ब्रिटिशर्स आए, बाबर आया, खिलजी आया, धौरी आया, पता नहीं और कौन कौन आए, जो भी आए उन्होंने भारत को गुलाम बनाया, लूटा। ये अंग्रेजों तक सिलसिला जारी रहा। हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों के आधार पर हमने अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराने में, अपने आप को आजाद कराने में कामयाबी तो हासिल की। सवाल यह था कि इस आजादी को जब एक बार पा लिया है तो जैसा हजारों सालों में होता है कि कोई भी आता है और हमारे ऊपर आक्रमण करके चला जाता है, जीत के जाता है, गुलाम बना के जाता है, ये अगर दोबारा नहीं होना चाहिए तो इसके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके रखना जरूरी था। महज आजादी मिलने से हमारे उन शहीदों के साथ पूरा पूरा इंसाफ नहीं होता था। उन्होंने तो अपना काम कर दिया, बाद वाले लोगों के पास भी फिर जिम्मेवारी ये थी कि अब इन शहीदों की कुर्बानी से मिला हुआ ये स्वतंत्रता, ये आजादी, ये हमेशा के लिए बरकरार रहे। तो मैंने जो बात कही कि भारत के संविधान की वजह से हम इस हालत में आज है कि आज हम अपने बुजुर्गों को, उन शहीदों को, उन स्वतंत्र सेनानियों को नमन करने की क्षमता रखते हो, इसलिए कह रहा हूं मैं कि पिछले 73 साल का इतिहास देख लो उठाकर, पिछले 73 ईयर्स में दुनिया के किसी भी देश की ये हिम्मत नहीं हुई है कि भारत की तरफ टेढ़े आंख करके देखे या भारत के ऊपर आक्रमण करके उसे गुलाम बनाने की कोशिश करे। ये क्यों हो पाया? ये भारत के संविधान ने भारत को आजादी मिलने के बाद, इंडिपेंडेंट नेशन बनने के बाद, इंडिपेंडेंट बनने के बाद, स्वतंत्र बनने के बाद, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल अगर गौर से पढ़ोगे तो उसमें एक सार्वभौम करके शब्द मिलेगा आपको। सिर्फ आजाद होना अलग बात थी, पर यह आजाद मुल्क अब इसके आगे 1950 26 जनवरी के बाद अपने आप को सार्वभौम, सॉवरीन करके डिक्लेयर करता है। और उसका मतलब क्या होता है? यह सॉवरेनिटी का मतलब यह होता है कि इसके बाद भारत के ऊपर ना कोई बाहर से कंट्रोल होगा किसी का, ना हम किसी के कंट्रोल के आदी होंगे। हमारा देश इसके बाद हम अपने देशवासियों की मर्जी के हिसाब से चलाएंगे। ये जो ताकत मिली भारत देश को, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी रिकग्निशन थ्रू आउट द वर्ल्ड मिला भारत के संविधान की वजह से, इसलिए आज भी भारत के ऊपर आज तक 73 सालों में तो कोई आक्रमण नहीं कर पाए। और इसलिए मैं कहता हूं, ये एक बात और दूसरी बात बताता हूं। आपको, हमको सबको पता है, जब भारत आजाद हुआ था तो 500-550 से भी ज्यादा छोटे छोटे संस्थानिक राजाओं में ये भारत देश बटा हुआ था। जो आज मैप देखते ना हम इंडिया का, एक संघ भारत दिखता है, ऐसा नहीं था। अलग अलग जगह पे छोटे छोटे रियासतें होती थी, उनके राजा होते थे। जैसे मैसूर में राजा होता था, कोल्हापुर में हमारे शाहू महाराज राजा थे, बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ राजा थे, त्रावणकोर नाम का एक स्टेट था, प्रिंसली स्टेट, ऐसे कई सारे थे, ग्वालियर था और बहुत सारी चीजें। 550 से ज्यादा। आज हम 33 स्टेट्स है ना हमारे देश में, फिर भी देखो एक यूनिटी एंड इंटेग्रिटी वाली फीलिंग दिल में होने के बावजूद, कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस होने के बावजूद, किनारों, जो 2 राज्यों के किनारे वाले प्रदेश है, उनमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी स्किर्मिश होती हुई नजर आती है हमको, अनबन चलती रहती है। जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर में होती है, या फिर किसी और 2 राज्यों के बॉर्डर पे होती है, कोई नदी के बंटवारे से होती है, किसी भी चीज से होती है, छोटी मोटी चीजें होती रहती है। इतने छोटे से संख्या में राज्य है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टैब्लिश एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टेट होने की वजह से तकलीफ कम है।
550 राजा जिनका किसी का किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, ऐसे अगर हालात में होते तो भारत देश का क्या नजारा होता था। ये भारत एक संघ बना है क्योंकि ये 550 राजा, अपने आप को राजा मानने वाले लोग भारत में शामिल होने के लिए सब लोग तैयार नहीं थे। आपको पता है हैदराबाद के निजाम को भारत देश में सम्मिलित होने से मना कर दिया, तो मिलिट्री लगाकर, मिलिट्री एक्शन करके उसको भारत देश में लाना पड़ा। कश्मीर के हरि सिंह राजा जो थे वो भी भारत में आने के लिए तैयार नहीं थे, याद है ना। उसी तरह से ट्रावनकोर नाम का एक बहुत साउथ इंडिया में एक स्टेट था, प्रिंसली स्टेट, बहुत अमीर राज्य था, वो भी आने के लिए तैयार नहीं था। तो ये इन लोगों को किसी तरह से भारत के अंदर सम्मिलित करने का और फिर भारत का एक संघ राष्ट्र निर्माण करने का बड़ा मुश्किल काम। मैं ये कह रहा हूं कि भारत को भारत ये चेहरा देने का काम भारत के संविधान की वजह से हुआ है। बहुत से लोगों को संविधान समझना या तो अपनी जिम्मेवारी नहीं लगती, जरूरत नहीं लगती, या फिर जिसको जरूरत लगती है उसको लगता है यार ये इतनी बड़ी किताब कौन पढ़ेगा खोलकर। मैं तो एलएलबी भी नहीं कर रहा हूं, तो मैं पढ़ूं भी किस लिए। एलएलबी वाले लोग तो कम से कम एग्जाम के लिए पढ़ लेते हैं, तो मैं पढ़ूं क्यों। और जब हम पढ़ेंगे ही नहीं वो चीज, तो फिर कोई भी बोल रहा हूं, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, कोई भी XYZ टॉम डिक हैरी आता है और भारत के संविधान की वजह से ऐसा हो रहा है, भारत के संविधान की वजह से वैसा हो रहा है, संविधान बदल डालने की जरूरत है, संविधान को चेंज करने की जरूरत है, और हमारे लोग बहकावे में आकर, देश के लोग समस्या का मुख्य कारण छोड़कर ये ऐसे उल्टे सीधे कारणों में उलझते हुए नजर आते हैं। साथियों, हमें ये चीजों को देशवासियों को समझाना पड़ेगा। भारत के संविधान की वजह से ये भारत देश बना है। इस ऐतिहासिक तथ्य को कोई नकार नहीं सकता। भारत के संविधान की वजह से क्या क्या हुआ, मैं ये याद क्यों दिला रहा हूं पता है। जयंती तो बाबा साहब की मन रही है, जयंती तो बाबा साहब की है, लेकिन बाबा साहब के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। ये जरूरी नहीं कि उनके बारे में ही बोला जाए। किसी व्यक्ति के बारे में बोलने के बजाय उस व्यक्ति ने जो कोशिश अपनी जिंदगी में की, जिसकी वजह से हमारी और आप सबकी, देश की तमाम लोगों की जिंदगी में बाहर आई है, उस बात को भी अगर समझ ले तो उस इंसान को समझे बगैर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये सीधी सी बात है। और हमारे लोगों को, देश के लोगों को ये मैंने बहुत जल्द से जल्द ये चीजें समझनी पड़ेगी, जल्द से जल्द समझनी पड़ेगी। क्योंकि एक हमने महसूस करके रखा है, महसूस कर हमारे आजू बाजू में होने वाले मात्रेभाव तुम्हाला पण अनुभव येत असतील। तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात, सरपंच आहात। बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे दलितांचे नेते, शिवाजी महाराज म्हणजे मराठ्यांचे नेते, महात्मा फुले म्हणजे माळी समाजाचे नेते। ये जो करप्शन चल रहा है, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल करप्शन का जो काम चल रहा है देश में, उससे हमारे देश के लोगों को जल्दी जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा तो जरूरी है, निकलना पड़ेगा। अगर खुद नहीं होते तो तुम्हें, मुझे, हम सबको आकर निकालना पड़ेगा उनको बाहर। और इसलिए मैंने अपनी बात को शुरू करने से पहले मेरे बुजुर्गों को याद करते हुए, मैं मेरे बुजुर्गों को इसलिए कह रहा हूं कि मेरे बुजुर्ग अर्थात हमारे, आपके सबके मेरे बुजुर्गों को याद करते हुए मैंने शुरुआत गौतम बुद्ध से की कि समता का, बंधुता का, भाईचारे का, न्याय का, स्वतंत्रता का सबसे पहला अगर आगाज दुनिया में किसी ने किया है तो तथागत गौतम बुद्ध ने किया। मानव को सबसे पहले उन चीजों से अवगत कराया। मुझे आप बताओ, किसी व्यक्ति को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये 4 मूल्यों को हटाकर जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया तो क्या ह्यूमन लाइफ जी पाएगा? वो नहीं जी पाएगा। और इसलिए दुनिया के लोगों ने यह माना है कि ये मानवता के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके ऊपर मानवता खड़ी हो सकती है, और ये दुनिया को गौतम बुद्ध ने दी है। अब दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, अरे भारत सरकार जिसका एम्ब्लेम, अपना एम्ब्लेम करके स्वीकार करती है। देखो साहब, हमारे किसी के कैप, हम तो कैप भी नहीं पहने, किसी के पास नहीं, लेकिन आप वो एम्ब्लेम लेके चल रहे हो।
वो एम्ब्लेम भारत सरकार का सर्वोच्च प्रतीक सम्राट अशोक से आया है। और दुनिया में आज तक किसी ने जितना बड़ा साम्राज्य तलवार के या किसी और आधार पर नहीं बना पाया, उतना स्वतंत्रता, शांति, समता, बंधुता, न्याय के आधार पर सम्राट अशोक ने बनाया। तो दुनिया का सबसे बड़ा राज्य अगर उस बात पर निर्माण हो सकता है, साम्राज्य, तो क्या मानवता प्रस्थापित नहीं हो सकती है? हथियारों की, शस्त्रों की, बारूद की, वो सारी जरूरत जिसको जैसी है वैसी है, सेफ्टी के लिए होना जरूरी होता है, सिक्योरिटी के लिए होना अलग बात है, पर उसके आधार पे दुनिया जीतने का दौर नहीं है। दौर कभी था भी नहीं उसके आधार पे दुनिया जीतने का। दुनिया मैत्री से जीती जा सकती है, करुणा से जीती जा सकती है, ये संदेश दिया। शिवाजी महाराज को भी हम उसी नजरिए से देखते हैं। तोड़ मरोड़ के शिवाजी महाराज का इतिहास पेश किया जाता है। शिवाजी महाराज के जमाने में लड़ाई का साधन तलवार थी, मानते हैं। तलवार हाथ में उठाकर शिवाजी राजा ने अपना स्वराज्य निर्माण किया। पर स्वराज्य निर्माण करने के लिए सिर्फ एक जाति के लोगों को लेकर निर्माण किया गया? नहीं। सिर्फ एक जाति के लिए निर्माण किया गया? नहीं। तो ना एक जाति के लोगों को लेकर किया, ना केवल एक जाति के लोगों के लिए किया। तो स्वराज्य था किसके लिए फिर? ये तमाम लोगों के लिए जो उनके ज्यूरिसडिक्शन में, स्वराज्य के उस ज्यूरिसडिक्शन में आते थे, उन सभी के लिए बराबरी की, समता की न्याय व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, हजारों जाति के लोगों को साथ में लेकर राज खड़ा करना, ये किसके आधार पर हो सकता है? सिर्फ बंधुता, केवल और केवल बंधुता। एक बड़ा अच्छा शब्द यूज किया सर आपने बात करते हुए, मैंने नोटिस किया। मेरे दिल में जो चल रहा है उससे मिलते जुलती कहीं बात आती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो भी चीज से बंधुता बढ़े, जिस भी बात से भाईचारा बढ़े, जिस भी शब्द से अपनापन महसूस हो, हर शब्द में स्वीकारता हूं और उसको नोटिस करता हूं। आप लोगों को उन्होंने ONGCN कहा, याद है? सोमकुमार साहब जब बोल रहे थे, आप सभी लोगों को तो वो अच्छे से पता होगा ONGCN, लेकिन मैंने पहली बार सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। हम अपने आप को इंडिया के रहवासी है तो इंडियन कहते हैं, महाराष्ट्र के रहवासी है तो महाराष्ट्रियन कहते हैं, उस सीमित दायरे तक। आप इस इंस्टीट्यूशन के पार्ट एंड पार्सल हो तो आप अपने आप को ONGCN कहते हैं। अब ये ONGCN का जब बात आती है तो फिर यहाँ पे आपका कैडर भी मायने नहीं रखता है, आपकी जाति मायने नहीं रखती है, आपका क्वालिफिकेशन मायने नहीं। ONGCN मीन्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फैमिली। और हेड ऑफ द फैमिली जैसे होते हैं वैसे हेड ऑफ द फैमिली हमारे बीच में बैठे। तो आई एम वेरी हैप्पी विथ योर इंट्रोडक्शन ऑफ द योर कलीग्स एंड ऑल। साथियों, ये बंधुता के बगैर नहीं होता है, भाईचारा, बंधुत्व। डॉक्टर बाबा साहब को, अम्बेडकर को याद करने के वक्त हमें सबसे बड़ी चीज मैं ये समझता हूं जरूरी, जो आज की तारीख में तो खास तौर पे, मैं थोड़ा ज्यादा बोलने का आदी हूं, खुलकर बोलने का, पर मर्यादाओं का एहसास भी है मुझे। मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि मैं कहां जाना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं, आप समझ रहे हो, इसलिए जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब जब भारत गुलाम हुआ है, भारत का इतिहास आप उठाकर देखिए, भारत तब तक गुलाम हुआ है जब जब इस देश के अंदर बंधुता कम हुई है। मैं फिर से दोहराता हूं, भारत के गुलामी का इतिहास आप अगर देखोगे तो बंधुता, जब जब भी यहां पे बंधुता घटी है, बंधुता कम हुई है, आपस में अनबन ज्यादा बढ़ी है, तब तब ये देश गुलाम हुआ है, तब तब देश गुलाम हुआ है। कल मैं टीवी देख रहा था तो वो कोई मूवी चल रही थी, अक्षय कुमार की मूवी आई थी एक, महाराणा प्रताप के ऊपर। पता है ना आपको, महाराणा प्रताप ही है ना वो? हाँ, पृथ्वीराज, वो पृथ्वीराज के ऊपर मूवी थी। महाराणा पृथ्वीराज के ऊपर थी या महाराणा प्रताप के ऊपर थी? पृथ्वीराज चौहान। हाँ, वो उसमें, चलो ठीक है, मैं ज्यादा गहराई से हर चीज मूवी में नहीं देखता हूं, मेरे काम की चीज मेरे जो है वो मैं बताता हूं।
वो व्यक्ति भारत के अंदर जिन जिन लोगों ने बाहर से आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों से जंग लड़ी इस भूमि की रक्षा के लिए, उसमें से एक अहम नाम है। पर उस पिक्चर को देखते हुए जब बीच में मैंने जब टीवी लगाया तो बीच में का सीन चालू था और वही सीन चालू था। क्या था? जयचंद नाम का उसका कोई रिलेटिव था उस राजा का। उस जयचंद को हमारे उस राजा को सबक सिखाना था, तो जयचंद ने किसी की मदद से, हमारे अंदर वाले कोई कैरेक्टर था उसकी मदद से, बाहर बैठे हुए घोरी को न्योता दिया कि आओ और इनके ऊपर आक्रमण करो, अंदर से मैं सपोर्ट करूंगा। शिवाजी महाराज जब स्वराज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो कई मराठा सरदार, मराठा मतलब ये जाति का नाम नहीं है, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, नहीं तो किसी को और गुस्सा आने की, तब जो कुछ भी महाराष्ट्र में रहने वाले जो कोई भी लोग थे सभी को मराठा कहा जाता है। तो कई मराठा सरदार मुगलों के या और राजाओं के पास सरदारी कर रहे थे। इतना ही नहीं, आपको पता है पुरंदर का जो किस्सा हुआ जिसमें शिवाजी राजा को लगभग 30 किले अपने देने पड़े थे, वो डील करने के लिए मुगल औरंगजेब का जो मैसेंजर था या सरदार था वो कौन था? जयसिंह, मिर्जा राजे जयसिंह। ये हिस्ट्री आपने पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। तो लड़ाई देखो कैसी होती है। जब मैंने कहा, इसलिए मैंने कहा ना, महाराजा रंजीत सिंह जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब उनका कोई साथ नहीं दे रहा था। तो महाराजा यशवंतराव होलकर, आपने नाम याद सुना होगा, नहीं सुना है तो आप गूगल करिए। महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ भी कर्तृत्ववान बड़े राजा हो गए ना, उसमें महाराजा यशवंतराव होलकर का आप जरूर जिक्र पाओगे। ये महाराजा यशवंतराव ने ब्रिटिशर्स जब बहुत ही नए नए उनका महाराष्ट्र में, भारत में आगमन हुआ था और वो धीरे धीरे पैर पसारना चालू किया था उन्होंने, तो पूरे भारत के राजाओं को उन्होंने अपील की थी कि यार एक साथ चलो, मैं लीड करता हूं और इनको हम इधर ही रोकेंगे तो ये भारत में फैलेंगे नहीं सपोर्ट किया उनको सबने। उम्र के 35वें साल में उस इतने विजनरी राजा की डेथ हो गई। साथियों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये हमारा इतिहास है। जब जब हमारा बंधुत्व कम होता है, जब जब हमारे आपस की बॉन्डिंग खत्म हो जाती है, तब तक कोई ना कोई बाहर का आकर हमारे ऊपर आक्रमण करता है या फिर हमें गुलाम बनाने की मंशा उसकी कामयाब होती है। और इसलिए मैं ये याद आज इसलिए भी दिला रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हुए बहुत सारे लोगों को, कितना सारा लिटरेचर बाबा साहब ने लिख के रखा अपनी जिंदगी में, बहुत लिटरेचर लिख के रखा। फिर भारत का संविधान भी है। फिर ये सब कब पढ़ेंगे, कब समझ में आएगा, कब उन सारी चीजों को मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा? मैं आपको सादी सिंपल बात बताता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने लिखी हुई संविधान पूरी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। मैं डेट बताता हूं। हमारी समस्या क्या है और हमारी समस्या सॉल्यूशन भारत के संवैधानिक फिलॉसफी के माध्यम से कैसे निकलते हैं और उसका कारण क्या है मैं बताता हूं। अब दो चीजें, दो डेट्स याद रखना। 17 दिसंबर 1946, 17 दिसंबर 1946 बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सभा में पहला भाषण हुआ। और उस दिन बाबा साहब ने क्या, अचानक उनको बोलने का मौका आया। शेड्यूल्ड किसी और दिन था लेकिन उस दिन बोलना पड़ा। और 17 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने भाषण करते हुए बाबा साहब ने एक बड़ी अहम बात कही। बाकी सारी बातें तो कही, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हमारे इस संविधान सभा का जो गठन हुआ है, तो हमें क्या अल्टीमेटली व्हाट वी ऑल आर सपोज टू अचीव, हमको एग्जैक्टली क्या हासिल क्या करना है, क्या बनाना क्या है, इसके लिए हमने ये संविधान सभा बनाई है। पर बाबा साहब बोलते हैं कि हमको अल्टीमेट गोल क्या अचीव करना है, ये मेरे सामने बहुत बड़ी मुश्किल नहीं लगती है। मेरे सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है
कि उस गोल को अचीव करने के लिए जो सफर तय करना है, क्या हम भारत के लोग उस सफर को तय करने के लिए एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलने के लिए तैयार है? ये हमारे सामने पहला प्रॉब्लम है। और जो भी इस देश से प्यार करता है, बाबा साहब कहते हैं, अगर उसे इस देश से वाकई मोहब्बत है तो हाथ में हाथ लेकर वो चलेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं। बाबा साहब ने उस भाषण में ये कहा। तो सवाल कहा था कि हम हाथ में हाथ लेकर एक दूसरे की मदद करके आगे चलने के लिए तैयार है या नहीं। फिर दूसरी तारीख एक याद रखना, जो आखिरी भाषण संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, 25 नवंबर 1949, 25 नवंबर 1949, 25 नवंबर 1949, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ 50 में, उसके एक डेढ़ महीना पहले संविधान कंप्लीट हो गया था बनाकर और देश को अर्पण करना था, स्वीकार करना था देश ने। 26 नवंबर को स्वीकार किया, उसके पहले दिन बाबा साहब उस भाषण में कि संविधान बना कैसे, क्या जरूरत थी, किसने किसने मदद की, किसने किसने क्या क्या योगदान दिया, क्या क्या हमारे ऊपर टिप्पणियां हुई, कितना मेहनत वाला काम ये था, कैसे संविधान सभा ने उसको पूरा किया, ये सारी बातों का लेखा जोखा कोई अगर कहता है कि ये ऐसा कैसे है तो उसका उत्तर वहां मिलेगा। एक दूसरी चीज बाबा साहब ने उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि अगर हमें इस देश को फिर से गौरवशाली, वैभवशाली, संपन्न देश बनाना है तो हमें अपने इतिहास से सबक सीखना पड़ेगा। हमें अपने इतिहास को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और हमारा इतिहास ये कहता है, बाबा साहब ने कहा कि जब भी हमारे अंदर का भाईचारे वाला फीलिंग कम हुआ है, जब भी हमारी फ्रेटर्निटी, बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड, हम एक है, एक साथ चलना है, ये भावना जब भी हमारी खत्म हुई, कम हुई, तब हम गुलाम बने। और उस भाषण में वो सारे राजाओं के उदाहरण बाबा साहब देते जो मैंने आपके सामने बताया। और हमको, अर्थात आने वाली नस्लों को, आने वाली जनरेशन्स को, आपको, हमको, सबको ये इशारा देते हैं कि बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है कि हम एक ताकतवर देश, राष्ट्र निर्माण की प्रोसेस में आगे बढ़े और एक क्या बोले, संप्रभुता, सार्वभौमत्व वाला देश करके हमें आइडेंटिटी मिल रही है दुनिया में। अब इसको टिकाए अगर रखना है तो हमें अपने इतिहास से सबक सीखना पड़ेगा। और इतिहास से हमें सबक ये है कि हमारे बीच में जो कोई भी दरारें हैं, चाहे जाति की हो, धर्म की हो, भाषा की हो, हमारे जेंडर की हो, हमारे संस्कृति की हो, हमारे रहन सहन की हो, हमारे खाने पीने की आदतों की हो, या हमारे भौगोलिक स्थान की हो, ये सारी चीजें हमारे भारतीय होने से कम महत्वपूर्ण है। और ये चीजें हमारे देश की तरक्की में, एज ए इंडियन आगे बढ़ने में हमारी दिक्कत नहीं बननी चाहिए। ये अगर बात को हम समझते हैं, इस बात को हम अपने आप में इनकलकेट करते हैं, तो आने वाले समय में ये देश बहुत मजबूत देश, जिसके तरफ दुनिया का कोई भी देश टेढ़ी आंख, टेढ़ी क्या कहते हैं, गलत नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। ये तो खैर हो गई गलत नजर से देखना, और वो सारी बातें तो हमारी शक्ति का एक प्रतीक हो सकती है। बट व्हाट इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, भारत के अंदर रहने वाले लोगों के विकास का क्या? और इसलिए हमें आपस में बंधुत्व निर्माण करके समता, स्वतंत्रता और न्याय की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। साथियों, ये चीजें बाबा साहब को याद करते हुए बताना या उनके ऊपर डिस्कोर्स होना बहुत जरूरी, इसलिए मैं समझता हूं कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, कि महापुरुषों को भी अभी जाति में विभाजित करके उनको पेश करने का चलन बढ़ रहा है। कोई महापुरुष किसी एक जाति के लिए काम नहीं करता है। मैंने उदाहरण दिया, शिवाजी महाराज का राज्य कोई एक जाति के लिए नहीं था, ना एक जाति के मदद से बना था। ज्योतिबा राव फुले ने एजुकेशन का अधिकार दिया, ना आपको, मेरे को, अकेले को, मेरे जाति को नहीं दिया।
या उनकी अकेली जाति को नहीं दिया, मेरी समाज की हमारी कई मां बहनें बड़े से बड़े ओहदे पर जा पा रही है, पढ़ लिख रही है। पता नहीं दुनिया में जो जो एक इंसान कर सकता है पुरुष, वो हर संभव प्रयास महिला को करने का मौका मिला एजुकेशन की वजह से, सावित्री माई और ज्योतिबा फुले की वजह से। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाते हुए कोई जाति का विचार कर कर नहीं बनाया, कोई चीज को, किसी चीज को जाति का विचार करके नहीं बनाया। अब कोई भी चीज उठाकर देख लो यार, लेकिन वो सारी चीजें बाजू में रखकर फिर समान नागरिक कायदा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए देश में। देखो उल्टे चक्रिया कैसे घुमा रहे लोग, उल्टे चक्कर में घुमा रहे हो, बरगला रहे लोगों को। और आप और मैं पढ़े लिखे लोग इन बातों को समझकर, हमारे कम पढ़े लिखे लेकिन देश के ऊपर प्यार करने वाले ईमानदार देशवासियों को अगर हम नहीं समझाएंगे तो फिर समझाएगा कौन? गुमराह करने वालों को पूरी आजादी है कि वो हमारे लोगों को गुमराह करे। सवाल मेरे और आपके बीच में है, मेरे और आपके सामने है कि हम अपने लोगों को गुमराह होने से बचाएंगे या नहीं। हम अपने भाई बंधुओं को आपस में बंधुत्व के धागे से और मजबूती से बांध के रखेंगे या नहीं, ये चैलेंज आपका और मेरा है। तो हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? अगर बाबा साहब को किसी एक जाति का विचार करना होता तो वोट का अधिकार सिर्फ उनकी जाति को देते कि भाई तुम सिर्फ अकेले वोट करना, फिर देश का राजा चुनेंगे। आज देश का कश्मीर से कन्याकुमारी, कोहिमा से पोरबंदर, कोई भी कोने में लो आप, भारत के हर नागरिक को वोट का अधिकार है। किसी जाति का है, धर्म का है, वंश का है, लिंग का है, भाषा, कोई फर्क नहीं है। अच्छा ऐसा भी नहीं कि तुम छोटे जाति वाले हो तो आधा वोट डालो, एक वोट डालो, तुम बड़े जाति वाले हो तुम दो चार ज्यादा के डाल के आ जाओ, ऐसा होता है कहीं? वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, इससे ज्यादा क्या समान नागरिक चाहिए? चलो ये भी, चलो ठीक है, वोट की बात, पॉलिटिकल इक्वालिटी हो गई। आप भारत में किसी भी कोने में जाइए, किसी भी कोने में जाइए देश के, और वहां देखिए कि किसी व्यक्ति ने किसी का खून कर दिया तो कौन सी दफा लगती है? मैं सबसे पॉपुलर जो है वो बता रहा हूं आपको, कौन सी दफा लगती है? बड़ी फेमस दफा है, कौन सी दफा? ऐसा तो नाही की तुम्ही बाबासाहेबांचे महाराष्ट्र राज्यातले आहात त्याच्यामुळे तुम्हाला थोडी कमी शिक्षा, तुम्ही तिकडचे दुसऱ्या राज्यातले आहात तुम्हाला जास्त शिक्षा, तुम्ही या जातीचे आहात म्हणून कमी शिक्षा, आप इस जाति के हो, इस धर्म के हो, इसलिए कम या ज्यादा, ऐसा कुछ है? आप ओएनजीसी में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में काम करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी एम्प्लॉय हो, और एम्प्लॉय नहीं भी हो, कानून है ना बना हो, एक बीवी या एक हस्बैंड जिंदा है तो आप दूसरी नहीं कर सकते, है ना कानून? सजा है, आईपीसी में सजा है उसके लिए। तो समान नागरिक कायदा मतलब क्या और चाहिए क्या? पर दर्द अलग है, तकलीफ अलग है। उनको 4-4 करने की अनुमति, हमको एक की, ऐसा कैसा? उनके 4 कम करो, नहीं तो हमको 4 करने की इजाजत दो, ऐसा चाहिए? तो ये जो कंफ्यूजन करने का काम चल रहा है, मैं बहुत समझ बूझ कर, सोच समझ कर आप सभी की मर्यादाओं का ध्यान में रखकर बात कर रहा हूं, लेकिन जो है तो है, बराबर? तो ये जो सारी चीजें, अब कोई बोलेगा समान नागरिक कायदा, हमारे सरदार जी बैठे यहां पर, आपको पता है हथियार लेकर आप या मैं कहीं नहीं जा सकते, पर सरदार जी को एक क्या कृपाण बोलते हैं ना साहब उसको, कृपाण रखने की अनुमति होती है, एक छोटा सा शस्त्र, फिर हमको भी दे दो, हम भी घूमेंगे लेके तलवार, चाकू, खंजर, कृपाण, जो भी है, ऐसे थोड़े ना चलेगा यार। तो बराबरी, गैर बराबरी, इन सारी चीजों को समझकर, खुद समझकर, हमारे लोगों को हम अपने आप को तैयार करके अगर समझाएंगे
तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपके पास में ओएनजीसी जैसी नेशन वाइड एक देश का आधार स्तंभ जिसको कहा जाता है उनमें से एक गिनी जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें फिर ये जो ऑल इंडिया एससी एंड एसटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन है, ऐसी और भी कई एसोसिएशन हो सकती है। आप जहां काम करते हो वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव, लोक प्रतिनिधि आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आपके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। मेरे जैसे आदमी को आप बुलाते हो तो मैं भी आकर आपके साथ में सम्मिलित होना चाहता होता हूं। अब ये सब अगर है और भारत का संविधान हमें कहता है कि हमें देश के लोगों को, संवैधानिक मूल्यों को देश के लोगों में प्रसारित करने के लिए, उनकी अधिष्ठापना करने के लिए हमने कोशिश करनी चाहिए। आपको कोई नहीं रोक सकता, देश का संविधान इजाजत देता। और संवैधानिक मूल्य क्या है? तो संविधान के प्रमुख शिल्पकार बाबा साहब आंबेडकर की वाणी से अगर देखा जाए, उनकी बातों में अगर समझा जाए, तो भारत देश को आप प्रियम्बल उठाकर देखो संविधान का। इस देश को हम लोग कैसा बनाना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं भारत को? रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक। यह इस तरह का देश हमारा होगा। और देश के नागरिकों के लिए क्या करना चाहते हैं फिर? समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इन मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं हम इस देश में। इसलिए हमने ये घटना, राज्य घटना बनाई है, इसलिए हमने ये संविधान बनाया। हमने खुद बनाया और 26 नवंबर 1949 को हम खुद को ये अर्पण करते हैं। हमने बनाया, अपने लिए बनाया और खुद ही हमने सबने मिलकर इसको स्वीकारा है। ये कोई बाहर से आए हुए फॉरेन एलिमेंट ने नहीं बना के दिया है, भारत के अपने लोगों की सोच को ध्यान में रख के, जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है। और इसलिए अगर संविधान रहेगा तो मानवता जिंदा रहेगी, समता बनेगी, बंधुता बढ़ेगी, न्याय की गारंटी होगी, स्वतंत्रता आबादित रहेगी। अब ये जरूरत को अगर बाबा साहब के जन्मदिन पे याद करते हैं हम लोग, तो मैं समझता हूं ओएनजीसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देना मेरा फर्ज बनता है, उनका आभार व्यक्त करना मेरा फर्ज बनता है। उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपना अमूल्य समय लगाकर हर संभव कोशिश करने वाले हर साथी को आभार करना मेरा फर्ज बनता है। और इसलिए मैं बहुत ज्यादा, मुझे पता नहीं है आप लोगों का आगे वाला प्रोग्राम कैसे है, लेकिन अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ चीजें मैं बहुत ज्यादा स्पष्ट तौर से क्लियर करना चाहता हूं। जो मैसेज बाबा साहब की जयंती हो या किसी और महापुरुष की जयंती हो, हमारे हर जयंती के प्रोग्राम के माध्यम से उस मौके को हम अपने देश में संवैधानिक मूल्यों की ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे, इसलिए इस्तेमाल अगर करें तो उस महापुरुष को, जिसको हम महापुरुष मानते हैं, उसको याद करने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। और इसलिए समता, स्वतंत्र, बंधुता और न्याय, इन चार मूल्यों को हमारे भारतवासियों के दिलों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का अगर प्रयास हम और आप पढ़े लिखे लोग, मैं आपके ऊपर, मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी ज्यादा समझता हूं, इसलिए कि हम लोग पढ़ लिख गए, थोड़े से बेनिफिशियरीज हैं हम लोग, इन लोगों के, बुजुर्गों के संघर्षों के बेनिफिशियरीज। जिन तक ये बेनिफिट्स नहीं पहुंचे हैं, जिन तक ये संघर्ष के फल नहीं पहुंचे हैं, उन तक पहुंचाना और जल्द से जल्द इस कोशिश को आगे बढ़ाना जरूरी है। वरना आने वाले समय में बाबा साहब उस भाषण में फिर एक शंका, डर व्यक्त करते हैं कि अगर हम इस इतिहास से सबक नहीं सीखेंगे तो मुझे डर लगता है कि कहीं फिर से ये इतिहास दोहराया ना जाए। कौन सा इतिहास? कि जब जब हम भाईचारा भूलते हैं, जब जब हम बंधुत्व भूलते हैं, जब जब हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा देखने की आदत में पड़ जाते हैं, तो ये देश गुलामी की तरफ तेजी से दौड़ना शुरू होता है। और आज की मौजूदा हालत में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर आपके
राज्य कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, इस नाम पर जो कुछ भी झगड़ा फसाद बढ़ाने का काम करता है, भाई भाई में अनबन बढ़ाने की काम करता है, उन लोगों से सावधान रहने की और समाज को सावधान करने की जरूरत है। बहुत बड़े पैमाने पर देशद्रोही 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 का बात चल रहा है। ये देशद्रोही है, वो देशद्रोही है। देशद्रोही की डेफिनेशन किसी को पता नहीं, कानून में जो है वो हमको पता है, पर जो कोई आपकी नीतियों को विरोध करेगा वो देशद्रोही बन रहा है। मैं ये डंके की चोट पर आपसे बात कर रहा हूं, मैं दावे से आपको कह रहा हूं कि देश का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी चीज ने किया है तो इस देश की जाति व्यवस्था ने। हमें और आपको एक इमीडिएट एक पल में जुदा करने की ताकत रखने वाली अगर कोई चीज इस देश के अंदर है तो वह जाति। अदरवाइज तो कंधे से कंधा मिलाकर काम चल ही रहा है ना, कर ही रहे हम लोग। तो जिस जाति ने इस देश का नुकसान किया, जिस जाति ने इस देश को हजारों साल गुलाम रखा, जिस जाति ने इस देश में भाई से भाई को जुदा करके रखा, जिस जाति ने इस देश को सोने की चिड़िया से लेकर भिखारियों की लाइन में खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान दिया, उस जाति की व्यवस्था को मानने वाला और उसके ऊपर विश्वास रखने वाला और उसको मजबूती देने वाला हर व्यक्ति देशद्रोही है, ऐसा मेरा अपना मानना है। जाति व्यवस्था से बाहर निकलकर एक संवैधानिक राष्ट्र, समता, स्वतंत्रता, बंधुता या इस तत्वों के ऊपर, इन तत्वों के ऊपर आधारित राष्ट्र बनाने की इस प्रोसेस में आप सभी की आज की कोशिश एक महत्वपूर्ण कदम है, ऐसा मानकर मैं आप लोगों की इस भावना को, इस मनीषा को फिर से एक बार अभिवादन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।